हेलो दोस्तों, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, इसका मतलब आप हज़ारों लोगों से अपनी लाइफ को अलग ढंग से जीना चाहते हैं। क्या आपने सोचा है आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े फैसले सिर्फ एक पल की भावना की वजह से गलत हो गए? एक झगड़े के दौरान बोली गई कड़वी बात, एक डर जिसकी वजह से आपने मौका गवा दिया, या फिर एक उदासी जिसने आपको हफ्तों तक रोके रखा। सिर्फ एक भावना आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती। अगर आपकी भावनाएं ही आपकी मालिक बन जाए तो आप चाहे जितना दिमाग लगाएं, नतीजा हमेशा वही होगा, पछतावा। लेकिन सोचिए, अगर आज से आपके पास अपनी हर भावना का रिमोट कंट्रोल आ जाए तो गुस्सा आपको तोड़े नहीं, डर आपको रोके नहीं, और खुशी आपके फैसलों को रोशन करे। यही है अपनी भावनाओं के मास्टर बनने की असली शुरुआत। चैप्टर 1, वाई इमोशन मास्टर। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के फैसले ज़्यादातर दिमाग से नहीं बल्कि दिल और भावनाओं से होते हैं? हम अक्सर मानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का कंट्रोल दिमाग के पास है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके हर छोटे बड़े फैसले पर भावनाओं का गहरा असर होता है। एक ही सिचुएशन में कोई इंसान उत्साहित होता है तो दूसरा घबरा जाता है। फ़र्क सिर्फ उनके इमोशन मास्टरी का होता है। समस्या ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग भावनाओं को समझते ही नहीं। हम सोचते हैं मैं गुस्सा नहीं होना चाहता या मुझे डर नहीं लगेगा, लेकिन सच ये है कि हमारी दबाई गई भावनाएं और भी मजबूत होकर वापस आती है। यही कारण है कि लोग अक्सर स्ट्रेस में जूझते रहते हैं, रिश्ते बिगाड़ लेते हैं या अपने सपने छोड़ देते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि भावनाएं दुश्मन नहीं बल्कि मैसेज है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। हर इमोशन आपके लिए एक सिग्नल है। गुस्सा बताता है कि कोई सीमा तोड़ी गई है, डर आपको सावधान रहने का इशारा देता है, खुशी संकेत देती है कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर आप इन संकेतों को पढ़ना सीख गए तो इमोशंस आपके कंट्रोल में होंगे, न कि आप उनके। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और हर भावना को पहचान कर शांतिपूर्वक जवाब दिया। ना बेवजह गुस्सा, ना बेकार का डर, ना अनचाही बेचैनी। आप ऐसे व्यक्ति बन गए जो हालात से भागता नहीं बल्कि हालात को संभालता है। यही है मास्टर योर इमोशंस का पहला कदम। भावनाएं हमें रोकती नहीं, वो हमें दिशा देती। समस्या भावनाओं की नहीं, उन्हें समझने की कमी की है। इसलिए पहला सबक यह है कि अपनी भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें समझो और उनका उपयोग करो। सोचिए, तेज बारिश हो रही है, खिड़की पर बूंदों की टक टक सुनाई दे रही है। अगर उस पल आप शांति महसूस कर रहे हैं तो वही आवाज़ आपको सुकून देती है। लेकिन अगर मन पहले से तनाव में है तो वही बारिश चिढ़ाने लगती है। यानी बाहर का माहौल नहीं, आपका अंदर का मूड असली फर्क बनाता है। एक स्टूडेंट जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अगर डर से भरा हो तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। लेकिन वही स्टूडेंट अगर उस डर को चुनौती मान ले तो वही एनर्जी उसे पूरे जोश से पढ़ने में मदद करती है। आज खुद से पूछिए, कौन सी भावना बार बार आपका कंट्रोल छीन लेती है? गुस्सा, डर या उदासी? अगली बार जब वो आए तो उसे दुश्मन नहीं बल्कि मैसेज समझिए। लेकिन सवाल है, जब इमोशन इतनी ताकतवर है तो हमें उन्हें कंट्रोल कैसे करना होगा? जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 2, द नेचर ऑफ इमोशंस। क्या आपने कभी सोचा है कि भावनाएं अचानक क्यों बदल जाती है? जैसे मौसम
भावना स्थायी नहीं होती। कभी हम बेहद खुश होते हैं तो कभी बिना कारण उदास। ये उतार चढ़ाव हमारी पूरी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम इन्हें समझते हैं या बस इनके बहाव में बहते हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि भावनाएं उन्हें कंट्रोल करती हैं। गुस्सा आया तो चिल्ला दिए, डर लगा तो पीछे हट गए, खुशी मिली तो जोश में गलती कर बैठे। यानी मूड ही पूरे दिन का मालिक बन जाता है। समस्या ये है कि हम सोचते हैं मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ वही मेरी सच्चाई है। लेकिन असल में भावना सिर्फ एक क्षणिक सिग्नल है। जब आप ये समझ जाते हैं कि भावनाएं स्थायी नहीं है बल्कि लहरों की तरह आती है जाती है, तो आप उनसे चिपकना छोड़ देते हैं। आप जानते हैं ये भी गुजर जाएगी। अगर आप अपनी भावनाओं को सिर्फ ऑब्जर्व करना सीख लें तो अचानक उनमें डूबने की बजाय आप किनारे से उनका खेल देख सकते हैं। यहीं से कंट्रोल की शुरुआत होती है। सोचिए, आप गुस्से में हैं और पहले की तरह फटने की बजाय आप 10 सेकंड रुककर बस उसे पहचानते हैं। हाँ, ये गुस्सा है और ये जाएगा भी। उस पल आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी, जैसे किसी तूफान के बीच में खड़े होकर अचानक महसूस करना कि हवा भी आपके बस में है। भावनाएं स्थायी नहीं होती, वे सिर्फ गुजरती लहरें हैं। लेकिन अगर आप उन्हें पकड़कर बैठ गए तो वही लहर आपको डुबा देगी। इसलिए असली मास्टरी है भावनाओं को पहचानो, देखो और जाने दो। जैसे समुद्र की लहरें किनारे से टकराती है, आवाज ऊंची, झाग उड़ता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो लहर अपने आप शांत हो जाती है। भावनाएं भी बिल्कुल ऐसी ही है, आती है, असर डालती है और फिर चली जाती है। अब सवाल है, जब भावनाएं आती है जाती है तो क्या हम उन्हें बदल भी सकते हैं? जानेंगे अगले चैप्टर 3, फोकस शेप्स योर इमोशंस। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी भावनाएं भी खिंच जाती है। इंसान की भावनाएं अक्सर परिस्थिति से नहीं बल्कि उस परिस्थिति पर दिए गए फोकस से बनती है। दो लोग एक ही हालात में हो सकते हैं, एक तनाव में डूबा और दूसरा अवसर देख रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों ने अलग अलग चीजों पर फोकस किया। समस्या तब होती है जब हमारा ध्यान बार बार नकारात्मक चीजों पर अटक जाता है। हम बार बार वही याद करते हैं कि किसने हमें चोट पहुंचाई, किस मौके को हमने गंवाया या कहां असफल हुए। यानी हम अपने दिमाग की स्क्रीन पर बार बार वही नेगेटिव मूवी चलाते रहते हैं। नतीजा, हमारा मूड गिरता जाता है और हम सोचने लगते हैं कि जिंदगी हमेशा मुश्किल है। असल सच्चाई यह है कि आप जहां ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। अगर आप समस्या पर फोकस करेंगे तो समस्या बढ़ेगी। अगर आप समाधान पर फोकस करेंगे तो दिमाग रास्ते खोजने लगेगा। इसलिए अपने इमोशंस को बदलने का सबसे आसान तरीका है अपना फोकस बदलो। जैसे ही आप किसी घटना के पॉजिटिव पहलू पर ध्यान लगाते हैं वैसे ही आपके भीतर की भावना बदल जाती है। सोचिए, आपके सामने दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आपके सारे असफल प्रयास, दूसरी तस्वीर उन असफलताओं से सीखी गई ताकत और नए मौके। आप किसे देखना चुनेंगे? ये तय करेगा कि आपका मूड निराशा में है या प्रेरणा में। मान लीजिए आप बगीचे में हैं। अगर आप मिट्टी पर गिरी सूखी पत्तियों को देखते हैं तो आपको उदासी और बिखराव महसूस होगा। लेकिन अगर आप
वही खिले हुए फूलों की खुशबू सूंघते हैं तो अचानक मन खिल उठेगा। परिस्थिति वही है, लेकिन आपका फोकस बदलते ही एहसास बदल गया। अब सवाल उठता है, अगर फोकस इतना ताकतवर है तो हम इसे सजगता से कैसे कंट्रोल करें? जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 4, द पावर ऑफ माइंडफुलनेस। क्या होगा अगर आप किसी भी भावना को आने से रोक न सकें, लेकिन उसे आपके ऊपर हावी होने से जरूर रोक सकें? माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी सजगता से जीना। जब आपका ध्यान अभी और यहीं पर होता है तो आपका मन अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं के बोझ से हल्का हो जाता है। यही सजगता आपको अपने इमोशंस को समझने और सही तरीके से संभालने की ताकत देती है। ज़्यादातर लोग अपनी भावनाओं पर ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया देते हैं। गुस्सा आया तो चिल्ला दिए, डर लगा तो पीछे हट गए, उदासी आई तो पूरी एनर्जी गिरा दी। यानी वे भावनाओं के गुलाम बनकर जीते हैं। समस्या ये है कि उन्हें रुककर देखना ही नहीं आता। माइंडफुलनेस सिखाती है पहले रुकना सीखो, इमोशन को आते ही नोटिस करो, उसे बिना जजमेंट देखो, जैसे आप आसमान में बादल देखते। जैसे ही आप किसी भावना को देखते हैं, बजाय उसमें डूबने के, आपके पास विकल्प आता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यही स्पेस असली आज़ादी है। कल्पना कीजिए, आप एक शोरगुल वाले बाजार में खड़े हैं। पहले आपको लगता था कि आवाज़ें बहुत भारी हैं और आप घबरा जाते थे, लेकिन इस बार आपने माइंडफुल होकर देखा। आपके चारों ओर ध्वनियाँ हैं, लेकिन आप उन्हें सिर्फ देख और सुन रहे हैं। आप अचानक हल्कापन महसूस करते हैं, जैसे तूफान में भी आपके भीतर शांति का एक दीपक है। माइंडफुलनेस का मतलब इमोशन को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें जागरूकता से देखना है। याद रखिए, जब आप देखने लगते हैं तो आप बंधन से निकल जाते हैं। धीमी सांस की आवाज़, हवा का ठंडा झोंका, चेहरे से टकराना, पेड़ पर बैठी चिड़िया की चहचहाट और आपके दिल की हल्की सी धड़कन का एहसास, यही माइंडफुलनेस का जीवंत अनुभव है। ओपरा विनफ्रे ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस उनकी सफलता और संतुलन की असली कुंजी है। ये आदत उन्हें व्यस्तता और आलोचना के बीच भी स्थिर रखती है। लेकिन सवाल है, क्या हम सिर्फ सजग होकर अपनी सोच को भी बदल सकते हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 5, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। क्या होगा अगर आप किसी कठिन परिस्थिति को उसी पल एक नए नज़रिए से देख सके और वो बोझ हल्का महसूस हो जाए? हर घटना अपने आप में न तो पूरी तरह अच्छी होती है, न पूरी तरह बुरी। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं। इसी को कहते हैं कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, यानी किसी परिस्थिति की नई व्याख्या करना ताकि उसका असर आपके इमोशंस पर नकारात्मक ना पड़े बल्कि सकारात्मक हो। समस्या ये है कि हमारा दिमाग नेगेटिव पर ज़्यादा टिकता है। हम असफलता को मैं नाकाम हूँ मान लेते हैं, हम आलोचना को मैं बेकार हूँ समझ लेते हैं। इस नज़रिए का नतीजा ये होता है कि इमोशंस हमें तोड़ते जाते हैं। रीफ्रेमिंग सिखाती है घटना वही रहती है, लेकिन आप उसके मायने बदल सकते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, आपका पुराना फ्रेम, मैं इंटरव्यू में फेल हुआ मतलब मैं लायक नहीं हूँ। आपका नया फ्रेम, ये इंटरव्यू मेरी प्रैक्टिस थी, असली मौका आने पर मैं और भी बेहतर रखूँगा अपने आप को।
घटना बदली नहीं, लेकिन फ्रेम बदलते ही इमोशन भी बदल गया। यही है रीफ्रेमिंग की ताकत। कल्पना कीजिए, आप बारिश में भीग रहे हैं। अगर आपका फ्रेम कपड़े खराब हो गए हैं तो आप चिढ़ जाएंगे। अगर आपका फ्रेम वाह ये तो बचपन वाली मस्ती है, तो वही बारिश आपको हंसा देगी। यानी असली ताकत घटना में नहीं, आपके फ्रेम में है। लेकिन सवाल है, जब हम फ्रेम बदलते हैं तो क्या हम अपने भीतर की मान्यताओं को भी बदल सकते हैं? जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 6, बिलीव्स एंड इमोशंस। क्या आपने कभी गौर किया है कि वही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को बना देती है? फर्क सिर्फ उनके बिलीव्स का होता है। हमारी हर भावना की जड़ हमारे विश्वासों यानी बिलीव्स पर छिपी होती है। अगर आप मानते हैं कि लोग भरोसे के लायक नहीं, तो छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा या शक पैदा होगा। अगर आप मानते हैं कि मुश्किलें मुझे मजबूत बनाती है, तो वही चुनौती उत्साह और ऊर्जा में बदल जाएगी। समस्या ये है कि हमारे कई बिलीव्स बचपन या पुराने अनुभवों से बने होते हैं। कभी किसी ने कहा तुम काबिल नहीं हो और हमने उसे सच मान लिया। ये छुपे हुए बिलीव्स हमें बार बार वही भावनाएं देते हैं। डर, कमी का एहसास, गुस्सा, असुरक्षा। यानी असली जड़ परिस्थिति नहीं, बल्कि वो अदृश्य चश्मा है जिससे हम दुनिया देखते हैं। जैसे ही आप अपने बिलीव्स को पहचानना शुरू करते हैं, बदलाव की ताकत आपके हाथ में आ जाती है। पहला कदम, उन भावनाओं को ट्रैक कीजिए जो बार बार आती है। दूसरा कदम, उनसे जुड़े बिलीव्स को लिखिए, मैं क्यों बार बार ऐसा महसूस करता हूँ। तीसरा कदम, उस बिलीव्स को चुनौती दीजिए और नया पॉजिटिव बिलीफ चुनिए। जब आप अपने पुराने बिलीव्स के अनुसार सोचते हैं तो कहते हैं मैं हमेशा असफल रहता हूँ, और जब आप नए बिलीव्स के अनुसार सोचते हैं तो कहते हैं मैं हर असफलता से सीखकर और मजबूत हो रहा हूँ। सोचिए, आपके भीतर एक पुराना टूटा फूटा नक्शा है जो हर बार आपको बंद गली में ले जाता है। अब आपने नया नक्शा बना लिया है, साफ, सटीक और संभावनाओं से भरा हुआ। आपकी दिशा ही बदल गई और उसी के साथ आपके इमोशन भी। अब सवाल ये है, जब बिलीव्स इतनी गहराई से इमोशंस को प्रभावित करते हैं, तो क्या आदतें भी हमारी भावनाओं को दिशा देती है? जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 7, हैबिट्स एंड इमोशंस। क्या आपने सोचा है कि आपकी रोजमर्रा की आदतें ही आपके मूड और भावनाओं की दिशा तय करती है? हमारा दिन कई छोटी छोटी आदतों से बनता है। सुबह उठते ही मोबाइल देखना, बिना नाश्ता किए भाग जाना, देर रात तक स्क्रीन पर रहना, ये सब मामूली गलती या आदतें आपके इमोशंस को रोज आकार देती है। यानी आपकी भावनाएं अचानक पैदा नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे आपकी आदतों से पोषित होती है। समस्या ये है कि बुरी आदतें हमें अनजाने में नेगेटिव इमोशंस की ओर खींचती है। आलस करने की आदत अपराध बोध और तनाव पैदा करती है। दूसरों से तुलना करने की आदत जलन और असुरक्षा बढ़ाती है। देर रात तक जागने की आदत चिड़चिड़ापन और थकान देती है। आदतें बदलने तक इमोशन बदलना बहुत मुश्किल है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी दिनचर्या चाहिए, वैसे ही भावनाओं को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक आदतें चाहिए। नियमित व्यायाम आपके भीतर डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे खुश करने वाले हार्मोन बढ़ाता है। ग्रेटिट्यूड लिखने की आदत आपके दिमाग को पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कराती है। ध्यान की आदत आपको शांत और स्थिर रखती है। यानी छोटी आदतें
बड़े इमोशंस को बदल सकती है। कल्पना कीजिए, आप हर सुबह 5 मिनट गहरी सांस लेकर दिन शुरू करते हैं, फिर कृतज्ञता में 3 बातें लिखते हैं। आपका मूड कैसा होगा? हल्का, उत्साहित और स्थिर। अब वही दिन बिना इन आदतों के जल्दबाजी, तनाव और चिड़चिड़ापन में चला जाए तो फर्क साफ नजर आएगा। आदतें आपकी भावनाओं की जमीन है। अगर जमीन साफ और उपजाऊ होगी तो इमोशंस भी स्वस्थ और ऊर्जावान होंगे। इसलिए अपनी आदतों को बदलकर आप अपनी भावनाओं का भविष्य बदल सकते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट जो हमेशा आलसी और उदास महसूस करता था, उसने तय किया कि वो हर सुबह 15 मिनट दौड़ेगा। शुरुआत में मुश्किल लगी, लेकिन कुछ हफ्तों में उसने पाया कि उसका मूड पॉजिटिव और एनर्जी दोगुनी हो गई है। आज खुद से पूछिए, मेरी कौन सी एक बुरी आदत मेरे इमोशंस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है? उसकी जगह एक छोटी अच्छी आदत चुनें और आज से शुरू करें। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ आदतें ही काफ़ी है या हमें अपने शरीर की देखभाल भी करनी होगी? जानेंगे अगले चैप्टर में। क्या आपने बीते अध्यायों में कुछ महसूस किया? तो महसूस कीजिए। चैप्टर 8, बॉडी एंड इमोशंस। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर जिस हाल में होता है उसी के हिसाब से आपका मूड बदल जाता है? इमोशंस और शरीर का रिश्ता गहरा है। जब आप झुके हुए कंधों और धीमी सांसों के साथ बैठते हैं तो मन अपने आप उदास या थका हुआ महसूस करता है। वहीं अगर आप सीधा खड़ा होकर गहरी सांस लेते हैं तो आत्मविश्वास और ऊर्जा अचानक बढ़ जाती है। यानी आपका बॉडी लैंग्वेज और आपकी शारीरिक स्थिति ही आपके इमोशंस को दिशा देते हैं। समस्या ये है कि आज की लाइफस्टाइल शरीर को कमजोर और असंतुलित बना रही है। घंटों स्क्रीन पर झुके रहना जो थकान और चिंता का कारण बनती है। नींद पूरी न करना जिससे चिड़चिड़ापन और गुस्सा बना रहता है। शारीरिक गतिविधि न करना जिसके कारण आलस और डिप्रेशन जैसी भावनाएं उठती है। कई लोग सोचते हैं कि उनका मूड मानसिक समस्या है, जबकि असल में जड़ उनके शरीर की थकान और खराब देखभाल है। अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करते हैं तो आपके इमोशंस भी बदलने लगते हैं। नियमित व्यायाम एंडोर्फिन रिलीज करता है जो खुशी और सुकून देता है। पर्याप्त नींद आपके दिमाग को रिचार्ज करती है। हेल्दी भोजन आपके मूड को स्थिर रखता है। यानी बॉडी की केयर एक तरह से इमोशंस की केयर करना है। कल्पना कीजिए, आप पार्क में तेज कदमों से वॉक कर रहे हैं। पेड़ से आती ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही है, फेफड़ों में ताजी ऑक्सीजन भर रही है और हर कदम के साथ आपका मूड हल्का और सकारात्मक होता जा रहा है। यानी शरीर के छोटे से बदलाव से इमोशंस का पूरा माहौल बदल गया। शरीर और भावनाएं अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप अपने शरीर को मजबूत और संतुलित रखेंगे तो आपके इमोशंस भी उसी ऊर्जा से भरे रहेंगे। आज से एक शारीरिक आदत अपनाइए, चाहे वो 10 मिनट की वॉक हो, योगा हो या नींद पूरी करना। फिर नोटिस कीजिए कि अगले दिन आपका मूड कैसा रहता है। ब्रूस ली वे सिर्फ फाइटर नहीं थे, बल्कि शरीर और मन के बीच गहरे रिश्ते को मानते थे। उनके फिटनेस रूटीन ही उन्हें मानसिक अनुशासन और इमोशनल कंट्रोल देती थी। लेकिन सवाल है, जब शरीर और भावनाएं जुड़ी है तो क्या हमारे रिश्ते भी हमारे इमोशंस को प्रभावित करते हैं? जानेंगे अगले चैप्टर 9, रिलेशनशिप एंड इमोशंस। क्या आपने नोटिस किया है
कि जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वही आपके मूड और भावनाओं का सबसे बड़ा आईना होते हैं। हमारी भावनाएं सिर्फ हमारे भीतर से नहीं आती, वे हमारे रिश्तों से भी गहराई से प्रभावित होती हैं। एक प्यारा दोस्त आपका दिन रोशन कर सकता है, जबकि एक नेगेटिव रिश्ता आपको लगातार थका और उदास कर सकता है। यानी रिश्ते आपके इमोशंस का सबसे शक्तिशाली ट्रिगर है। समस्या ये है कि हम अक्सर ऐसे रिश्तों में फंसे रहते हैं जो हमारी ऊर्जा खींच लेते हैं। विषैले रिश्ते हमेशा गुस्सा, डर और असुरक्षा देते हैं। तुलना और आलोचना करने वाले रिश्ते आत्मसम्मान तोड़ते हैं। प्यार और सहयोग की कमी वाले रिश्ते हमें अकेला और उदास बना देते हैं। अगर ये पैटर्न लंबे समय तक चलता रहे तो हमारा मूड स्थायी रूप से नेगेटिव हो सकता है। रिश्तों के जरिए भावनाओं को संभालने का तरीका है। पहचानिए कि कौन से रिश्ते आपको उठाते हैं और कौन से गिराते हैं। सीमा बनाइए, जहाँ जरूरी हो वहाँ ना करना सीखिए। अपने पॉजिटिव रिश्तों को मजबूत कीजिए और नेगेटिव रिश्तों से दूरी बनाइए। याद रखिए, आपके पास हमेशा ये चुनाव है कि आप किस माहौल और किस रिश्ते में रहना चाहते हैं। सोचिए, आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, हौसला देते हैं और आप पर भरोसा रखते हैं। हर बातचीत आपको हल्का और आत्मविश्वासी बनाती है। ये अनुभव वैसा है जैसे धूल में बैठना पर उससे सुरक्षित रहना, या सूरज की रोशनी में बैठना और उसकी गर्माहट का एहसास लेना। रिश्ते आपके इमोशनल मौसम की तरह है। अगर आप सही रिश्ते चुनेंगे तो भीतर का मौसम भी साफ और उज्जवल रहेगा। गलत रिश्ते हमेशा तूफान लाएंगे। एक स्टूडेंट जिसकी तैयारी ठीक चल रही थी, लेकिन वो लगातार ऐसे दोस्तों के साथ बैठता था जो हर समय नेगेटिव बात करते थे। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गिरने लगा। जब उसने माहौल बदला तो और पॉजिटिव दोस्तों के साथ रहने लगा तो वही मेहनत उसे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाने लगी। आज अपनी ज़िंदगी के 5 रिश्ते लिखिए, फिर खुद से पूछिए, इनमें से कौन सा रिश्ता मुझे भावनात्मक ताकत देता है और कौन सा मुझे कमज़ोर करता है। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ रिश्ते ही काफ़ी है या हमारा बाहरी वातावरण भी हमारे इमोशंस को गहराई से प्रभावित करता है? जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 10, एनवायरनमेंट एंड इमोशंस। क्या आपने गौर किया है कि सिर्फ एक कमरे का माहौल आपके मूड को पूरी तरह बदल सकता है? हमारे चारों ओर का माहौल, चाहे वो जगह हो, लोग हो या चीजें, हमारे इमोशंस को गहराई से प्रभावित करता है। एक साफ और व्यवस्थित जगह आपको शांत कर सकती है, जबकि गंदगी और शोर शराबा तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ा देता है। यानी आपका एनवायरनमेंट ही आपकी भावनाओं का मूल निर्देशक है। समस्या ये है कि हम अक्सर अपने माहौल पर ध्यान ही नहीं देते। शोरगुल वाला माहौल बेचैनी और थकान बढ़ा देता है। नेगेटिव न्यूज़ और गॉसिप से हमारा माहौल डर और गुस्से को बढ़ा देता है। बिखरा हुआ कमरा मन का भी बिखराव करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका मूड अचानक खराब है, लेकिन सच ये है कि उनका एनवायरनमेंट ही उन्हें अंदर से खींच रहा है। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को बदलते हैं तो आपकी भावनाएं भी बदल जाती हैं। अपने कमरे या ऑफिस को साफ और व्यवस्थित रखिए। ऐसे लोगों से मिलिए जो पॉजिटिव और प्रेरणा देते हैं। अपने आसपास ऐसी चीज़ें रखिए जो आपको खुशी और ऊर्जा से भर दे, जैसे पौधे, अच्छी किताबें या प्रेरणादायक कोट्स। याद रखिए, माहौल को बदलना
इमोशंस को बदलने का सबसे आसान और तेज तरीका है। आज अपने कमरे या वर्क स्पेस को देखिए, एक ऐसी चीज हटाइए जो नेगेटिव ऊर्जा देती हो और एक नई चीज जोड़िए जो पॉजिटिव वाइब लाए। लेकिन सवाल है, जब माहौल हमारे इमोशंस को आकार देता है तो क्या हमारी जिंदगी का उद्देश्य भी हमें भावनात्मक ताकत देता है? जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 11, पर्पस एंड इमोशंस। क्या होगा अगर हर सुबह आप किसी गहरे मकसद के साथ उठें? सोचिए, आपकी भावनाएं कितनी मजबूत और स्थिर होगी। जिंदगी में पर्पस होना हमारी भावनाओं का ईंधन है। अगर हमें पता है कि हम क्यों जी रहे हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो छोटी छोटी चुनौतियां हमें गिरा नहीं पाती। बिना पर्पस के हर समस्या पहाड़ लगती है, पर्पस के साथ वही समस्या सीढ़ी बन जाती है। बहुत से लोग इस संघर्ष से गुजरते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनका असली उद्देश्य क्या है। वो दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीते हैं। जब भी बाधाएं आती है उन्हें लगता है कि सब बेकार है। बिना उद्देश्य भावनाएं दिशाहीन नाव जैसी होती है, कभी डर में, कभी गुस्से में, कभी निराशा में। पर्पस इमोशंस को स्थिरता और गहराई देता है। पहला कदम उठाइए, अपने मूल्यों को पहचानिए। आपके लिए सच में क्या मायने रखता है? दूसरा कदम उठाइए, अपने पैशंस और ताकत को समझिए। तीसरा कदम, उन दोनों को जोड़कर एक बड़ी दिशा तय कीजिए। जब आपके पास पर्पस होता है तो हर दिन की भावनाएं केवल मूड पर नहीं बल्कि उस बड़े मकसद पर आधारित होती है। कल्पना कीजिए, आप एक लंबी यात्रा पर हैं, बिना नक्शे के। हर मोड़ पर डर और उलझन होगी, लेकिन अगर आपके पास साफ नक्शा है तो आप चाहे तूफान में हो फिर भी आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। पर्पस वही नक्शा है जो आपकी भावनाओं को स्पष्ट दिशा देता है। आज खुद से पूछिए, मैं क्यों जी रहा हूँ? मेरे लिए सच में क्या मायने रखता है? एक छोटा वाक्य लिखिए जो आपके जीवन का पर्पस दर्शाए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास पर्पस था, न्याय और समानता को स्थापित करना। इसी मकसद ने उन्हें डर और कठिनाइयों से ऊपर उठाकर भावनात्मक मजबूती दी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के पास पर्पस था, भारत को विज्ञान और शिक्षा के जरिए आगे ले जाने का। यही उद्देश्य उन्हें विनम्रता और प्रेरणा से भरता रहा और लाखों युवाओं की भावनाओं को जगाता रहा। लेकिन सवाल ये है, पर्पस समझ लेने के बाद भी क्या हमें अपनी भावनाओं को दिशा देने के लिए ठोस प्लान चाहिए? जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 12, इमोशनल मास्टरी प्लान। क्या होगा अगर आपके पास अपनी भावनाओं को संभालने का एक स्टेप बाय स्टेप नक्शा हो, एक ऐसा प्लान जो आपको हर परिस्थिति में शांत और मजबूत बनाए। हम सबको कभी ना कभी ये सवाल सताता है, मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कैसे पा सकता हूँ? सिर्फ ज्ञान काफ़ी नहीं होता, ज़रूरी है एक ठोस योजना की। योजना यानी इमोशनल मास्टरी प्लान, एक सिस्टम जो आपकी भावनाओं को स्थिर, स्वस्थ और संतुलित बनाए। ज़्यादातर लोग बिना किसी प्लान के भावनाओं के बहाव में जीते हैं। एक छोटी असफलता उन्हें हताश कर देती है, एक आलोचना उनका आत्मविश्वास तोड़ देती है, एक तनावपूर्ण दिन उन्हें मानसिक थकान में धकेल देता है। बिना मास्टरी प्लान के इमोशंस हमेशा बाहरी हालात पर निर्भर रहते हैं। इमोशनल मास्टरी प्लान को इन 5 स्टेप में समझा जा सकता है। फर्स्ट, अवेयरनेस। सबसे पहले पहचानिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। सेकंड, पोज और रिफ्लेक्ट।
तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुकिए। थर्ड, रीफ्रेम, नकारात्मक सोच को नया नजरिया दीजिए। फोर्थ, एक्शन, वो छोटा स्टेप लीजिए जो आपकी स्थिति सुधार सके। 5, रिव्यू, दिन के अंत में नोट कीजिए कि कौन सी भावनाएं आई और आपने कैसे संभाली। यानी भावनाओं को मास्टर करना किसी एक बार का काम नहीं, बल्कि रोज का अभ्यास है। सोचिए, आप एक तनावपूर्ण मीटिंग में हैं। पहले आप फौरन गुस्सा हो जाते थे, लेकिन अब आप पॉज करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, फिर क्लेमली जवाब देते हैं। उस पल आपको एहसास होता है कि आप अब अपनी भावनाओं के मालिक बन चुके हैं। एक टीचर जो अक्सर क्लास में गुस्से से चिल्ला पड़ते थे, उन्होंने ये मास्टरी प्लान अपनाया। अब वे पॉज करते हैं, सांस लेते हैं और शांत स्वर में जवाब देते। धीरे धीरे उनके स्टूडेंट्स से रिश्ते भी बेहतर हो गए और उनकी भावनाएं भी स्थिर हो गई। आज अपने दिन में एक बार पॉज का अभ्यास करें। जब भी गुस्सा या तनाव महसूस हो, 10 सेकंड गहरी सांस लें और फिर प्रतिक्रिया दीजिए। अब एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। सोचिए, आज जो आप सुन रहे हैं, अगर आप इसे सिर्फ अच्छी बातें समझकर छोड़ दें तो क्या बदलेगा? लेकिन अगर आप एक छोटा सा वादा कर लें, हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी भावनाओं का ध्यान रखने का, तो 30 दिन बाद वही विचार, वही रवैया, वही निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आपको रिमोट नहीं चाहिए, बस एक निश्चय चाहिए और हर दिन एक छोटा कदम। आज से अपनी भावनाओं की कप्तानी लेना शुरू कीजिए और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।